आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर किया हमला। कहा, बराह रास्त जंग नहीं जीत सकता, इसलिए भेज रहा है दहशतगर्द। हमने अभी कुछ ज्यादा नहीं किया और वहां पसीना छूट रहा है। पीएम ने विकसित याफ्ता भारत के लिए गैर मुल्की सामान न खरीदने की दरख्वास्त। वजीर आजम ने गांधीनगर में गुजरात शहरी तरक्की साल 2025 की तकरीब से किया खिताब। 5,500 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का किया आगाज। रोड शो के दौरान पीएम का किया गया पुरजोश इस्तकबाल। देसी हथियार तैयार करने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के निफाज के मॉडल को दी मंजूरी। पाकिस्तान पर सिफारती हमले जारी। कुल जमाती वफ्द के स्लोवेनिया के सीनियर हुक्काम से मुलाकात। सिंगापुर ने जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क़यादत में वफ्द से मुलाकात के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की हिमायत का किया इयादा। और दिल्ली हुकूमत का बड़ा फैसला। 84 फसादात के 125 मुतासरीन को दिए गए तकर्रुरी नामे। आज 19 लोगों ने नौकरी की ज्वाइन। और अब तफसील से डालते हैं खबरों पर नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में गुजरात शहरी तरक्की साल 2025 की तकरीब से खिताब किया। ये तकरीब रियासत में गुज़िश्ता 2 दहाइयों की शहरी तरक्की के इनकलाब का जश्न था। इस मौके पर वजीर आजम ने 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, जिन मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। इनका ताल्लुक शहरी तरक्की, सेहत और पानी की फराहमी से है। वजीर आजम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22,000 से ज्यादा मकानात इस्तेफादा कुनंदगान के हवाले किए। वजीर आजम ने गुजरात शहरी तरक्की साल 2025 के लोगों का इजरा किया। साथ ही गुजरात शहरी तरक्की के मंसूबे और रियासती साफ फिजाई प्रोग्राम का आगाज किया। वजीर आजम ने गुजरात के शहरी बल्दियाती इदारों को स्वर्णिम जयंती शहरी विकास योजना के तहत 3,300 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए। गुजरात के गांधीनगर में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद वजीर आजम ने एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया। पीएम ने कहा कि आज पूरे मुल्क में हम गरजते संदूर या सागर और लहराते तिरंगे को देख सकते हैं और हर शख्स के दिल में मादरे वतन के लिए बेपनाह मोहब्बत और हुब्बुल वतनी की लहर देख सकते हैं। अपने खिताब में वजीर आजम ने पाकिस्तान और उसके दहशतगर्द नेटवर्क पर सख्त हमला किया। पीएम ने तकसीम के वक्त मुजाहिदीन की आड़ में कश्मीर पर पाकिस्तान के दहशतगर्दाना हमले का जिक्र किया। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे। वजीर आजम ने कहा कि बार बार भारत से मैदानी जंग में हारने वाला पाकिस्तान दहशतगर्दी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को जो रियासती एजाज दिया जाता है वो उसे बेनकाब करने के लिए काफी है।
जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में सिंध तास मुआहदे पर भी बात की। पीएम ने इल्जाम लगाया कि उसके इल्तजामात में भारत की मफादात को नजरअंदाज किया गया। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत तरक्की और पेशरफ्त में यकीन रखता है ताकि वो आलमी तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डाल सके। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता 11 सालों में मुल्क में होने वाली माशी तरक्की का भी जिक्र किया। 14 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्की याफ्ता भारत के लिए सिर्फ मुल्क में बनी मसनूआत को इस्तेमाल करने का अहद लेने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि हम वतनों को अपने ब्रांड यानी मेड इन इंडिया पर फख्र होना चाहिए। तय कर लें कि
2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों को कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे कि ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले के नहीं, यहां सब है, मत लाओ, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। वज़ीर-ए-आज़म का आज गांधीनगर में शानदार इस्तकबाल किया गया। पीएम के इस्तकबाल के लिए एक बड़ी भीड़ जमा थी। हाथों में तिरंगा झंडा पकड़े लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ हिलाकर सबका इस्तकबाल किया और इस मोहब्बत पर इजहार तशक्कुर किया। भारत की मुकामी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने और एक मजबूत घरेलू एरोस्पेस सनती माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने की तरफ एक अहम कदम में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के नफाज के मॉडल को मंजूरी दी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA सनत के साथ शराकत में इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए तैयार है। ये एक मुकामी AMCA प्रोटोटाइप तैयार करने की तरफ एक अहम कदम है जो एरोस्पेस सेक्टर
में खुद इन्हिसारी की तरफ एक संग मील साबित होगा। ADA जल्द ही AMCA के तरक्याती मरहले के लिए दिलचस्पी का इजहार EOI जारी करेगा। ये निजी और सरकारी दोनों शोबों को मुसाबकती बुनियादों पर यकसा मौक़े फराहम करेगा। बोली लगाने वाले आज़ादाना तौर पर या मुश्तरका मंसूबे के तौर पर या कंजर्वेशन के तौर पर बोली लगा सकते हैं, लेकिन इकाई या बोली लगाने वाला एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए जो मुल्क के कवानीन और ज़वाबित की तामील करती हो। मंगल को नायब सदर के एनक्लेव में राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम फेज 7 के इफ्तिताही इजलास में नायब सदर जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बड़ा बयान दिया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि हालिया ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी जहनियत को काफ़ी हद तक बदल दिया है। हम पहले से ज़्यादा कौम परस्त हैं। उन्होंने कहा कि अमन तब तक महफूज होता है जब आप हमेशा जंग के लिए तैयार हों। एपिसोड ऑपरेशन सिंदूर has changed our mindset massively. We are now nationalistic as never before. And this is reflected in participation of all political landscape in delegations that have gone abroad to project our message of peace and our complete intolerance to terrorism. And therefore, having seen recent events, we have no choice. We have no other option but to remain united and grow stronger. For national security, we need indigenous strength. 1984 के फसादात में मारे गए अफराद के अहले खाना को आज दिल्ली हुकूमत ने तकर्रुरी नामे दिए। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने फसादात में हलाक होने वालों के अहले खाना को ज्वाइनिंग लेटर दिया। दिल्ली हुकूमत ने 125 खानदानों को नौकरी देने का फैसला किया, जिनमें से 19 लोग आज से ज्वाइन कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि फसादात में जिस तरह कत्लेआम हुआ, सब ने बर्दाश्त किया और आज तक सब्र किया। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कोविड में मरने वालों के लिए एक कमेटी बनाने और उनके अहले खाना को राहत देने की बात भी की। वज़ीर आला ने कहा कि हम उन लोगों को भी पेंशन देंगे जो इमरजेंसी के दौरान जेलों में थे और दिल्ली के मुजाहिदीन आज़ादी को भी। में लोगों का कत्लेआम हुआ, कभी पिछली सरकारों ने ना कांग्रेस के टाइम पे ना आम आदमी पार्टी के टाइम पे लोगों को उनके अधिकार मिले, किसी भी प्रकार का सहयोग उन परिवारों को दिया नहीं गया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से पहले भी हमारे इन सिख परिवारों को सहायता राशि दी गई। सरकार ने 125 व्यक्तियों को जो सिख दंगों के दौरान मारे गए थे उन परिवारों से हमने नौकरियां देने का पूरा कार्य पूरा किया है और जिसमें से कई लोगों ने अब ज्वाइन भी कर लिया है। भारत के एक ऑल पार्टी वफ्द ने स्लोवेनिया के सीनियर अहदेदारों से मुलाकात की, जिसका मकसद सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की सख्त पॉलिसी को आलमी प्लेटफॉर्म पर मजबूती से पेश करना है। इस दौरान भारतीय वफ्द ने स्लोवेनिया की कौमी कौंसिल के सदर मार्को लोट्रक से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय वफ्द ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी को पनाह देने पर बेनकाब किया। JDU के रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द सिंगापुर के दौरे पर है। दरियासना भारतीय वफ्द ने सिंगापुर के अराकीन पार्लियामेंट और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। इस दौरान वफ्द ने दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के दोहरे किरदार को बेनकाब किया। सिंगापुर ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की हिमायत का इआदा किया। दरियासना संजय कुमार झा ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारतीय फौज ने पाकिस्तान में पनपने वाली दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया। फौज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। Giving them troops before also, you must have seen Taj 2008 also. More than 150 people were killed in that blast. No, that militant attack in Taj Hotel in Mumbai. So we waited for 2 weeks. After 2 weeks, the Air Force of Indian Air Force attacked 9 terrorist infrastructure in
Pakistan. They attacked in night so that there will be no casualty of any civilian. The attack was with precision. They demolished all those 9 terrorist hubs, not attacked their civilian, not attacked their military base. जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ़द सिंगापुर के दौरे पर है। भारतीय वफ़द ने सिंगापुर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर और उमूर दाखिला सिम एन से मुलाकात की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मुंबई में मुजाहिद आज़ादी व नायक दामोदर सावरकर के गीत अनादे में अनंत में को पहला ट्रांसपेरेशन सॉन्ग अवार्ड पेश किया। ये अवार्ड वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर दिया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला के साथ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे मौजूद थे। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने अवार्ड कबूल किया। उन्हें 2 लाख रुपए का चेक और यादगारी मेमोरेंडम दिया गया। यह अवार्ड सखाफती महकमे की तरफ से अजीम छत्रपति संभाजी महाराज के एजाज़ में दिया जाता है। इस मौके पर सखाफती वज़ीर आशीष शेलार, कॉमर्स और प्रोटोकॉल के वज़ीर जय कुमार रावल, MLA संजय उपाध्याय, सखाफती महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विकास खरगे भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के साबिक MLA नरेश बालियान को राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मकूका केस में गिरफ्तार आप लीडर नरेश बालियान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान के खिलाफ इल्जामात को संगीन करार देते हुए जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत की थी। बालियान गुज़िश्ता साल दिसंबर से जेल में हैं। और भारत में कोविड-19 के फ़ाल केसों की कुल तादाद 1010 रिकॉर्ड की गई है, जिनमें से हाल ही में 752 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। केरला में सबसे ज़्यादा फ़ाल केसेस 430 हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104 और कर्नाटक में 47 हैं। कुछ रियासतें जैसे अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल कोई फ़ाल केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में 4, केरला में 2 और कर्नाटक में 1 की मौत हुई है। मरकजी वजारत सेहत कोविड केसेस के पेश नज़र चौकस है और अपनी मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। सिंगापुर, हांगकांग के बाद भारत में भी कोरोना के कुछ मामले सामने आए हैं। मुल्क के तमाम सेहत के इदारे कोरोना केसेस पर नज़र रखे हुए हैं। ताहम वजारत सेहत का कहना है कि कोविड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मोहतात रहने की ज़रूरत है। ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि भारत में कोविड-19 का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोविड का ये वेरिएंट मौलिक नहीं है। हुकूमत इसकी सरगर्मी से निगरानी कर रही है। के भागों में पहले साउथ में, वेस्ट में और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अभी तक इस तरह से ये अंडर मॉनिटरिंग है। इसमें इस वक्त कोई बहुत बड़े कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ जो चीज़ें चाहिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये वेरिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा सीवियर नहीं है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सरहद पर ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मालूमात दी है। IGBSF जम्मू ने कहा कि सरहद पर हालात अब मामूल पर आ रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लोगों से मिलकर ये पैगाम दे रही है कि अब सरहद के करीब रहने में कोई खतरा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने कुछ करने की हिम्मत की तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। बॉर्डर बेल्ट की बात है तो मैं यहाँ के लोगों की भी सराहना करना चाहूँगा, स्पेशली बॉर्डर बेल्ट के लोगों की। उन्होंने कई वर्षों से, कई डेकेड से, दशकों से उन्होंने इस प्रकार की टेंशन्स, हॉस्टिलिटी बॉर्डर पे देखी हैं और अब हमने देखा है कि नॉर्मलसी वापस आ चुकी है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा गांव में विजिट्स किए जा रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि हमें वापस आना होगा और सीमा के पास अब रहने में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत करी जाएगी तो सीमा सुरक्षा बल उसका मुंह तोड़ जवाब देगा।
उन्होंने ये भी कहा कि ड्रोन वॉरफेयर के नए तरीक़ों के इस्तेमाल पर तहकीक जारी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ दीगर भारतीय फौजी दस्ते मिलकर काम कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में दुश्मन को मजीद नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। 4 कट्टर नक्सली समेत 18 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की है। इनमें 2 नक्सली शामिल हैं जिन पर 8 लाख रुपए का इनाम है और इनके सरों पर कुल 39 लाख इनामात हैं। ये नक्सली सुकमा और बीजापुर इलाकों में कई बड़े वाकयात में मुलविस थे। सुकमा के एसपी ने कहा कि नक्सलियों ने बाजाबादकारी पॉलिसी और आपको ये भी बता दें कि नियत नीला नार योजना से मुतासिर होकर खुद सुपुर्दगी तैयार की है। हथियार डालने वाले तमाम नक्सलियों को तरकीबी रकम दी गई और उन्हें बाजाबादकारी की पॉलिसी के फवायद दिए जाएंगे। इधर जुनूब मगरबी मानसून में शिद्दत आते ही केरला के कई अजला में मूसलाधार बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पथाना, मथिट्टा, कोटायम और एर्नाकुलम, अडुकी, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम और कासरकोड अजला में ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया है। साथ ही तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लाप्यूजा को येलो अलर्ट पर रखा गया है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को खबरदार किया है कि वो समुद्र में ना जाएं क्योंकि समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं। इसके साथ ही एर्नाकुलम जिले में पेरियार नदी की पानी की सतह खतरनाक सतह पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से मशहूर अलवा शिव मंदिर पानी में डूब गया है और तिरुवनंतपुरम के पोजियो साहिली इलाके में समुद्र की लहरें मुसलसल खौफनाक शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। पोजियोर और नेरुडी साहिली सड़क को समुद्री कटाव की वजह से जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। कन्नौर जिले में मूसलाधार बारिश से 4.5 करोड़ रुपए की फसलें तबाह हो गई। जिले के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है, जिससे मामूलात ज़िंदगी मुतासिर है। रियासती हुकूमत और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।